Hello everyone, we are going to start class 8th NCERT History Chapter 7 Women Caste and Reform। तो देखो आज से 200 साल पहले के बच्चों की जिंदगी कैसी थी। आज तो बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिलीज में लड़कियां भी होती है तो वो लड़कों के साथ पढ़ लेती है, और जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी बच्चों के साथ चली जाती है, लड़कों के साथ ही, और जॉब्स भी ले लेती है। और फिर जब वो अडल्ट हो जाती है तो लीगली वो शादी भी कर सकती है, और लॉ के अकॉर्डिंग उनको पूरा राइट है कि वो किसी से भी शादी कर सकती है, वो किसी भी कास्ट या कम्युनिटी का हो सकता है। और आज तो विडो रिमैरिज के भी राइट्स हैं। तो देखो सभी विमेन, जैसे आज मेन वोट कर सकते हैं, वे भी विमेन भी वोट कर सकते हैं, और उनको इलेक्शंस में खड़े होने का भी पूरा अधिकार है। तो देखो ये जो राइट्स है ना, ये सभी को नहीं मिलते। पुअर पीपल जो है ना, उनको तो एक्सेस एजुकेशन का कम है थोड़ा। और जो फैमिलीज है जहाँ पर वुमेन है ना, कई फैमिलीज ऐसी भी है जहाँ पर वुमेन को अपना हस्बैंड चूज करने का अधिकार नहीं है। आज से 200 साल पहले ना चीजें काफी डिफरेंट थी। तो दोनों मैन या वुमेन जो होते थे ना, वो अर्ली एज में ही शादी कर लेते थे। हिंदू और मुस्लिम मैन दोनों को ही एक से ज्यादा वाइफ रखने का अधिकार था, मतलब एक से ज्यादा बार शादी कर सकते थे। और कंट्री के कुछ पार्ट्स में क्या होता था कि वुमेन जो कि अपने आप को अपने हस्बैंड की फ्यूनरल पायर पर, अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो अपने हस्बैंड की फ्यूनरल पायर पर ही जला देती थी। तो इसको काफी प्रेज किया जाता था, और जो इस तरह से अपने आप को विलिंगली मार देती थी उनको सती कहा जाता था, और मतलब वर्चुअस वुमेन। तो वुमेन के पास पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं था, इसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था। इसके देखो अलावा जो वुमेन जो थी ना, उनको एजुकेशन का भी अधिकार नहीं था। कंट्री के काफी पार्ट्स में ऐसा माना जाता था कि विमेन जो है ना, अगर वो एजुकेशन ले लेगी, एजुकेटेड हो जाएंगी, तो वो विडो हो जाएंगी। तो देखो इस तरह के डिफरेंसेस जो थे ना, वो मेन और वुमेन में थे सोसाइटी में उस टाइम। काफी रीजन्स में जो लोग थे ना, वो कास्ट में डिवाइडेड थे। ब्राह्मण्स और क्षत्रियास जो थे उनको अपर कास्ट माना जाता था, और दूसरे थे जैसे कि ट्रेडर्स या मनी लैंडर्स, जिनको वैश्य भी कहा जाता था, उनको ब्राह्मण क्षत्रियस के बाद रखा गया था। उनके बाद आते थे पीजेंट्स या आर्टिसंस, जैसे कि वीवर्स पोर्टर्स हो गए, इनको शूद्र कहा जाता था। और उनके भी बाद वो लेबर आती थी जो कि सिटीज या विलेजेस को साफ करती थी, और जो कि इस तरह की जॉब करती थी जिसको अपर कास्ट पोल्यूटिंग मानती थी। वो जॉब जिनसे थोड़ा सा कास्ट स्टेटस का लॉस होता है, उसको उनके भी बाद रखा जाता था। अपर कास्ट जो होते थे ना, इस तरह के कई ग्रुप्स को अनटचेबल्स की तरह ट्रीट करते थे, और उनको टेम्पल्स में आने नहीं देते थे। ना ही जिन कुओं से खुद पानी पीते थे तो अपर कास्ट उनमें से पानी लेने देते थे, ना ही उन पॉन्ड्स में वो नहा सकते थे जहां पर अपर कास्ट नहाते हो। तो इनको ना इंफीरियर ह्यूमन बींग्स माना जाता था उन टाइम पर। तो देखो 19th या 20th सेंचुरीज में काफी ये जो नॉर्म्स और परसेप्शंस थी ना, समय के साथ थोड़ी थोड़ी सी बदली है। अब हम देखेंगे ये कैसे बदली है, वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। तो देखो अर्ली 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही ना हमें ऐसे डिबेट्स और डिस्कशंस देखने को मिलते हैं जहां पर सोशल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया हुआ है। एक काफी इसका इंपॉर्टेंट रीजन है इन डिबेट्स या कस्टम्स का कि नए फॉर्म्स आ गए थे कम्युनिकेशन के। तो देखो ये वही टाइम था 19th सेंचुरी में जब बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लीफलेट्स या पैम्पलेट्स वगैरह प्रिंट होने शुरू हो गई थी। तो ये सस्ते होते थे। मैन्युस्क्रिप्ट होती थी इससे पहले, तो वो तो महंगी होती थी थोड़ी। ये सस्ते होते थे और इजीली मिल जाते थे, तो इसीलिए ऑर्डिनरी पीपल जो थे ना, वो इनको पढ़ भी सकते थे, और उनमें से काफी लोग तो इसमें ही अपने आप भी लिख के अपने आइडियाज को अपनी ही लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते थे। सभी तरह के इश्यूज, बेशक पॉलिटिकल इशू हो, सोशल, इकोनॉमिक या रिलीजियस इशू, उन सभी को डिबेट करते थे मैन। कभी कभी वुमेन भी डिबेट कर लेती थी अलग अलग शहरों में। तो ये जो डिस्कशंस थे ना, ये अलग अलग बड़े बड़े पब्लिक तक पहुंचते थे, और इसके कारण ये मूवमेंट से जुड़ जाते थे, तो सोशल चेंज भी आया। ये जो डिबेट्स थी ना, इनको अक्सर जो इंडियन रिफॉर्मर्स या रिफॉर्म ग्रुप्स होते थे वो इनिशिएट करते थे या स्टार्ट करते थे। एक ऐसे रिफॉर्मर हुए राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने एक एसोसिएशन जिसको कहते थे ब्रह्मो सभा, बाद में इसे ब्रह्म समाज जाना गया, इसकी स्थापना की थी कैलकाटा में। तो जैसे जो रिफॉर्मर्स थे ना, राम मोहन रॉय जैसे, इनको रिफॉर्मर्स कहा जाता था, और इनको फील हुआ कि इस सोसाइटी में ना एक चेंज की काफी जरूरत है। ये जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस है ना, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज, इन सब से थोड़ा छूटना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि पहले इन ओल्ड प्रैक्टिसेस को छोड़ो और नया जीने का तरीका अपनाना शुरू करना पड़ेगा। राम मोहन रॉय वेस्टर्न एजुकेशन के भी सपोर्टर थे, वो चाहते थे कि कंट्री में इसका स्प्रेड हो, और साथ ही साथ देखो एक फ्रीडम और इक्वालिटी भी हो वुमेन के लिए। तो उन्होंने काफी कुछ लिखा कि जैसे कि जो लेडीज है, उनको हाउस होल्ड का कितना बर्डन है, उनको सिर्फ घर और किचन के काम में रह गई है वो, और उनको एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाता। इस तरह की बातें वो लिखते थे। चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज, राजा राम मोहन रॉय जो थे ना, उनको पर्टिकुलरली उससे काफी चिंता थी, जो कि विडोज को प्रॉब्लम आती थी उनकी जिंदगी में। तो उन्होंने एक कैंपेन भी स्टार्ट किया प्रैक्टिस ऑफ सती के अगेंस्ट।
राजा राम मोहन रॉय जो थे ना वो संस्कृत में काफी ज्ञानी थे। संस्कृत, पर्शियन, कुछ इंडियंस और यूरोपियन लैंग्वेजेस उनको आती थी, तो उन्होंने ना अपनी राइटिंग्स में दिखाने की कोशिश की जो ये सती प्रथा है ना, सती की प्रैक्टिस, एंशियंट टेक्स्ट में इसका कोई मेंशन ही नहीं है। तो अर्ली 19 सेंचुरी में ना काफी ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे ना उन्होंने भी इंडियन ट्रेडिशंस और कस्टम्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। इसी कारण से वो लोग राजा राम मोहन रॉय को सुनते थे और उनको रिस्पेक्ट करते थे एक लर्न मैन की तरह। तो 1829 में सती फाइनली बैन हो ही गई थी। तो ये जो स्ट्रेटजी थी राम मोहन की, जो कि एक एंशियंट टेक्स्ट में दिखाना कि ये एंशियंट टेक्स्ट में ये बेकार की प्रैक्टिस मेंशन्ड ही नहीं है, तो इस तरह की प्रैक्टिस ना आगे के रिफॉर्मर्स ने भी यूज की। जब उनको कोई ऐसी प्रैक्टिस जो कि हार्मफुल लगती थी चैलेंज करनी है, तो वो एक सेंटेंस ढूंढ लेते थे एंशियंट टेक्स्ट में जो कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करे। तो देखो ये इस इमेज में एक खूब स्विंगिंग फेस्टिवल दिखाया हुआ है। इस फेमस फेस्टिवल में क्या होता है, वर्शिप जो डिवोटीज होते हैं ना वो अपनी स्किन में से पियर्स कर लेते हैं इस तरह से, और फिर वो इस तरह से देखो लटकते हैं। ये रिचुअल है। तो इस तरह के रिचुअल्स को भी काफी क्रिटिसाइज किया जाता था उस टाइम पे। वी फर्स्ट फाइल, तो देखो इसमें देखो राजा राम मोहन रॉय ने काफी पैम्पलेट स्प्रेड किए थे ताकि वो अपने आइडियाज को स्प्रेड कर सके, पब्लिश करे थे इसलिए। तो देखो उनमें से किसी एक में ये डायलॉग लिखा हुआ है, एक एडवोकेट था और एक क्रिटिक था सती प्रथा का। तो देखो ये डायलॉग क्या बताता है। तो ये जो एडवोकेट था सती प्रथा का मतलब सपोर्टर, तो ये कहते हैं कि विमेन जो है ना वो बाय नेचर ही इंफीरियर है और उन पे विश्वास भी नहीं किया जा सकता। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद ना उनका ही डिजायर हो जाता है कि वो अपने हस्बैंड को ज्वाइन कर ले। तो एक कोई भी चांस हो कि उनको हर एक चांस हटा दिया जाए कि भाई वो इस ब्लेजिंग फायर से बच सके, इसलिए उनको इस पाइल से ही इस पाइल से ही बांध दिया जाता है। तो ये तो कहते थे सती के फेवर में। अब ओपोनेंट ऑफ सती जो सती का विरोधी था वो कहते हैं देखो, जब तुमने एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी तो तुमको कैसे पता विमेन की नेचुरल क्वालिटी का, तो फिर तुम उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर भी कैसे अक्यूज कर रहे हो। अगर उनमें कोई नॉलेज इंस्ट्रक्शन नहीं है तो कोई पर्सन उनको कुछ भी सिखा के चला जाएगा, हम उनको डिफिशिएंट कैसे मान सकते हैं। अगर कोई एजुकेटेड है, जब तक वुमेन को हम एजुकेट नहीं कर सकते हम उनको एक इंफीरियर की तरह कैसे देख रहे हैं। तो देखो एक ऐसे ही फेमस रिफॉर्मर हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने भी काफी एंशियंट टेक्स्ट का यूज किया जिससे उन्होंने दिखाना चाहा कि विडोज जो है ना वो रीमैरी कर सकती है, फिर से शादी कर सकती है। उनके सजेशंस को काफी ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी अडॉप्ट किया और एक लॉ पास किया गया 1856 में जो कि विडो रीमैरिज को परमिट करता था। तो जो विडो रीमैरिज के अगेंस्ट थे वो विद्यासागर को भी अपोज करते थे और उनको बॉयकॉट भी कर देते थे। तो 19 सेंचुरी के सेकंड हाफ में ना एक मूवमेंट चला जो कि विडो रिमैरिज के सपोर्ट में था। अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के थे, इधर वीरसलिंगम कुंतलू, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई विडो रिमैरिज के लिए। तो उसी टाइम पर काफी जो यंग इंटेलेक्चुअल्स होते थे या रिफॉर्मर्स होते थे बॉम्बे में, उन्होंने भी ऐसी प्रतिज्ञा ली कि वो भी सेम कॉज के लिए काम करेंगे। नॉर्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे जिन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई आर्य समाज जो कि विडो मैरिज को सपोर्ट करती थी। तो देखो विडो मैरिज तो कम ही होती थी, लेकिन जो कर लेती थी ना विडोज फिर से शादी, सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। कंजर्वेटिव ग्रुप्स जो थे ना वो नए लॉज को अभी भी अपोज कर रहे थे। गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, तो जो काफी रिफॉर्मर्स थे ना उनको लगा कि अगर गर्ल्स को एजुकेशन मिलेगी तो इससे जो कंडीशन है ना वेमेन की वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो विद्यासागर थे कलकत्ता में और काफी दूसरे रिफॉर्मर्स थे बॉम्बे में, इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल्स बनाए। तो जब फर्स्ट स्कूल्स बने थे ना मिड 19 सेंचुरी में, तो काफी लोग इनसे डरे हुए थे। उनको डर था कि इससे देखो घर लड़कियां जो है वो घर से दूर जाएंगी तो वो डोमेस्टिक ड्यूटीज अपनी नहीं पूरी कर पाएंगी, मतलब घर के काम जो होते हैं, और साथ ही पब्लिक प्लेसेस में से ट्रेवल करके जाना पड़ेगा उनको स्कूल्स में पहुंचने के लिए। तो लोगों को लगा कि इससे उनके ऊपर थोड़ा गलत इन्फ्लुएंस आएगा। उन्हें लगा कि गर्ल्स को ना प्राइवेट पब्लिक प्लेसेस से तो दूर ही रहना चाहिए। तो इसीलिए 19 सेंचुरी में ना काफी जो एजुकेटेड वुमेन है उनको उनके लिबरल फादर्स या हस्बैंड्स ने घर पे ही पढ़ाया हुआ है। इस कभी कभी वुमेन खुद को भी पढ़ा लेती थी। जैसे लास्ट ईयर में हमने रक्षा सुंदरी देवी का केस पढ़ा है, उन्होंने खुद को मोमबत्ती की रोशनी में ही रात को पढ़ा लिया था। तो 19 सेंचुरी के लेटर पार्ट में ना स्कूल्स अलग अलग जगह पर स्टैब्लिश कर दिए गए थे, जैसे आर्य समाज ने पंजाब में या ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में गर्ल्स के लिए। अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड जो होते थे, थोड़े रेप्यूटेड मुस्लिम हाउस होल्ड नॉर्थ इंडिया में, उधर वुमेन जो थी ना वो अरेबिक में कुरान पढ़ती थी।
उनको कुरान घर पे ही पढ़ाने कोई विमेन आती थी। कुछ रिफॉर्मर्स जो थे ना, जैसे कि मुमताज अली, इन्होंने कुरान को रीइंटरप्रेट किया ताकि वो आर्ग्यू कर सके विमेन एजुकेशन के लिए, विमेन एजुकेशन की सपोर्ट में। तो जो पहली उर्दू नॉवल जो कि लिखी गई थी वो लिखी थी लेट 19 सेंचुरी में। और जो दूसरी भी चीजें हैं जैसे, तो इन सभी का उद्देश्य यही था ताकि वो वुमेन को धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में पढ़ने को थोड़ा एनकरेज करे और डोमेस्टिक मैनेजमेंट के बारे में एनकरेज करे। किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सके वो, जिस भी लैंग्वेज में उन्हें समझ आए। वुमेन राइट अबाउट वुमेन, तो देखो अर्ली 20th सेंचुरी से मुस्लिम वुमेन जो थी ना, जैसे कि बेगम्स ऑफ भोपाल हो गई, इन्होंने भी काफी एक अच्छा रोल प्ले किया है ताकि वो एजुकेशन को प्रमोट कर सके वुमेन में। उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स जो है वो बनाए अलीगढ़ में लड़कियों के लिए। और एक दूसरी रिमार्केबल वुमेन हुई है बेगम रुकिया शेखावत हुसैन। इन्होंने मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में स्कूल्स बनाए थे। तो जो ये बेगम रुकिया शेखावत हुसैन थी ना, ये काफी फियरलेस क्रिटिक थी, ये कंजर्वेटिव आइडियाज को बहुत ज्यादा अपोज करती थी। इनका कहना था कि रिलीजियस लीडर्स जो कि अलग अलग धर्म के हैं वो सभी वुमेन को काफी इंफीरियर प्लेस पर रखते हैं। तो 1880s में जो इंडियन वुमेन थी ना, इन्होंने यूनिवर्सिटीज में भी जाना शुरू कर दिया था। इनमें से कुछ डॉक्टर्स बनती थी, कुछ टीचर्स बनती थी। काफी वुमेन जो थी वो अपने क्रिटिकल व्यूज जो कि सोसाइटी में वुमेन की पोजीशन है ना उसको लेकर लिखती भी थी। ताराबाई शिंदे ये एक वुमेन थी जिन्होंने खुद को घर पे एजुकेट किया था पूना में। इन्होंने एक बुक लिखी स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें वो ना क्रिटिसाइज करती है मेन और वुमेन के बीच में जो सोशल डिफरेंसेस बने हुए हैं। इसमें दिखाया हुआ है वंस अ वुमन हस्बैंड हैज डाइड। अपनी बुक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे लिखती है कि एक जो वुमेन की लाइफ है ना, क्या वो उसको प्यारी नहीं है जितनी तुमको तुम्हारी प्यारी है। ऐसे है जैसे कि वुमेन क्या किसी और मटेरियल से बनी है और मैन किसी और से। वुमेन जैसे डस्ट से बनी हो, रॉक से बनी हो, जंगरे लोहे से बनी हो, और तुम्हारी लाइफ तो जैसे प्योर गोल्ड से बनी हो जो तुमको इतनी प्यारी है। तुम पूछना चाह रही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मेरा मतलब है एक बार जो वुमेन का हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसके पास वैसे भी क्या बचा, बार बार आते हैं उसके सारे बाल काट देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी आंखों को ठंडक मिले। तो उसको देखो वेडिंग्स, रिसेप्शंस या जितने भी ऑस्पिशियस ओकेजन्स होते हैं जहाँ पर मैरिड वुमेन तो जा सकती है, उधर उसको जाने से रोक दिया जाता है। इतनी सब रेस्ट्रिक्शंस क्यों, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो काफी अनलकी है एक विडो। उसके माथे पे उसका इल फेट लिखा हुआ है, उसके फेस को देखा तक नहीं जाता, वो एक अपशकुन माना जाता है। तो ये सब क्रिटिसाइज करते हुए ताराबाई शिंदे लिखती है। पंडिता रामाबाई ये काफी अच्छी स्कॉलर हुई है संस्कृत में। इनको लगा कि हिंदुज्म जो है ना वो वुमेन को लेके काफी ओप्रेसिव है, तो इन्होंने भी एक बुक लिखी जिसमें वो अपर कास्ट हिंदू वुमेन है ना उनकी लाइफ के बारे में, उनकी लाइफ की दिक्कतों के बारे में लिखती है। उन्होंने विडोज होम बनाया पूना में ताकि वो शेल्टर दे सके विडोज को जिनके हस्बैंड के रिलेटिव्स ना उनको काफी बैडली ट्रीट करते हैं। इधर वुमेन को है ना काफी ट्रेन कर दिया जाता था इस तरह से कि वो खुद को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सके। ऐसा कहने की जरूरत नहीं है कि ये सब ना वास्तव में ऑर्थोडॉक्स के लिए थोड़ा सा जो चलता था ना एक हानि बन के आ रहा था। तो देखो जैसे काफी हिंदू नेशनलिस्ट जो थे उनको लगा कि जो हिंदू वुमेन है ना वो वेस्टर्न वेज को अडॉप्ट कर रही है, तो इसके कारण हिंदू कल्चर खराब हो रहा है और फैमिली वैल्यूज खराब हो रही है। तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स जो थे वो भी इसी तरह के चेंजेस से काफी चिंताए हुए थे। तो जैसा हमने देखा कि 19th सेंचुरी में वुमेन जो थी ना वो खुद को वो काफी एक्टिवली वर्क कर रही थी रिफॉर्म के लिए। बुक्स लिख रही थी, मैगजीन्स को एडिट कर रही थी और साथ ही साथ देखो स्कूल्स और ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रही थी, वुमेन्स एसोसिएशंस खोल रही थी। 19th सेंचुरी से ही उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए ताकि नए लॉज वे फीमेल सुफ्रेज को लेकर आ सके, बेटर हेल्थ केयर या वुमेन एजुकेशन के लिए आ सके। तो इनमें से कुछ ने नेशनलिस्ट या सोशल मूवमेंट्स भी ज्वाइन कर लिए थे 1920s में। देखो 20th सेंचुरी में जो लीडर्स थे ना जैसे कि जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन्होंने अपना पूरा सपोर्ट दिया था वुमेन फ्रीडम या ग्रेटर इक्वालिटी को। नेशनलिस्ट लीडर ने इनको प्रॉमिस भी किया था कि पूरी सुफ्रेज होगी सभी मैन और वुमेन को आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब मैन भी वोट करेंगे वुमेन भी वोट करेंगी, पूरा अधिकार होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अभी ना वुमेन एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स पर फोकस करें। उस समय वो जरूरी लग रहा था। लॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, तो देखो ये वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस में जब ग्रोथ आती जा रही थी, ये इश्यूज पर लिखते जा रहे थे, तो इस तरह से रिफॉर्म को लेकर स्ट्रेंथ आती गई। लोगों ने देखो अलग अलग इस्टेब्लिश्ड कस्टम्स जो थे ना उनको चैलेंज किया, चाइल्ड मैरिज को भी चैलेंज किया गया। तो देखो काफी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ना इंडियन लेजिस्लेटर्स थे जो कि एक नए लॉ बनाने के लिए लड़े जो कि चाइल्ड मैरिज को रोकता था। 1929 में देखो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को पास किया गया। इतनी ज्यादा मतलब दिक्कतें नहीं आई इसको पास करने के लिए भी, इससे पहले वाले लॉज जो थे ना उसमें ज्यादा दिक्कतें आई थी।
तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ना कोई भी मैन जो कि 18 से कम की उम्र का हो और वुमेन जो कि 16 से कम की उम्र का हो वो शादी नहीं कर सकते। सब्सिक्वेंटली देखो समय के साथ ये लिमिट्स बढ़ी, 21 आदमियों के लिए हो गई और 18 वुमेन के लिए हो गई। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, तो काफी जो सोशल रिफॉर्मर्स जो थे ना वो डिस्कस कर रहे थे, कास्ट इनइक्वालिटीज को डिस्कस करते ही रहते थे। राम मोहन रॉय ने एक ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जो कि कास्ट का क्रिटिकल था, कास्ट का विरोध करता था। इसी तरह देखो प्रार्थना समाज ने भी खुद को भक्ति से इस तरह से जोड़ा कि उनका मानना था कि जितनी भी कास्ट है वो स्पिरिचुअली इक्वल है। बॉम्बे में भी परमहंस मंडली जो थी वो 1840 में फाउंड की गई थी, तो वो भी इसीलिए काम करती थी ताकि कास्ट का अबोलिशन हो सके, त्याग कर सके कास्ट का। तो इस तरह के काफी रिफॉर्मर्स या फिर रिफॉर्म एसोसिएशंस के मेंबर्स थे ना वो अपर कास्ट के ही लोग होते थे। तो अक्सर सीक्रेट मीटिंग्स में ये क्या करते थे, ये ना कास्ट टैबूज जो बने हुए थे फूड या टच को लेकर उसको वायलेट कर देते थे, ताकि एक तरह से जो ये कास्ट प्रेजुडिसेस बने हुए हैं ना इनको हटा सके जिंदगी से। तो ऐसे देखो और भी कई लोग थे जो कि कास्ट सोशल ऑर्डर को लेकर इनजस्टिस होता था ना उसको चैलेंज कर देते थे। तो 19th सेंचुरी में ही क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे ना उन्होंने भी ट्राइबल ग्रुप्स के लिए स्कूल्स खोलने शुरू कर दिए थे, लोअर कास्ट चिल्ड्रन के लिए भी स्कूल्स खोलने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर देखो बच्चों को इस तरह से अच्छी रिसोर्सेज दी जाती थी ताकि वो अपना थोड़ा चेंजिंग वर्ल्ड की तरफ अपनी ग्रोथ कर सके। सेम टाइम पर ही देखो जो पुअर था उन्होंने विलेजेस को छोड़ना शुरू कर दिया था ताकि उनको सिटीज में जॉब्स मिल सके, और वो फैक्ट्रीज में काम कर लेते थे, जॉब्स म्यूनिसपैलिटीज में ढूंढ लेते थे। तो देखो क्योंकि ये समय थोड़ा बदल रहा था तो डिमांड बढ़ रही थी लेबर के लिए। ड्रेन्स को भी खोदना है, रोड्स भी बनानी है, बिल्डिंग्स भी बनानी है, सिटीज को भी साफ करना है, इन सभी के लिए कूलीज, डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिकलेयर्स, सीवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, पेलंकिन बैरर्स, रिक्शा पुलर सब कुछ चाहिए। तो ये लेबर कहाँ से मिलेगी? तो पुअर जो होते थे ना विलेजेस से या स्मॉल टाउन्स से जो कि लो कास्ट से बिलोंग करते थे उनमें से काफी लोग वो सब सिटीज की तरफ जाते थे लेबर के काम करने के लिए। इनमें से कुछ जो थे वो असम, मॉरिशस, ट्रिनिडेड या फिर इंडोनेशिया के प्लांटेशंस में भी गए और अलग अलग लोकेशंस पे काम करना वैसे दिक्कत होता था। जैसे इस कूली शिप में भी दिखाया हुआ है, इस कूली शिप का नाम है जॉन एलन। इसमें काफी इंडियन लेबरर्स है जो कि मॉरिशस जा रहे हैं ताकि वो अलग अलग तरह की हार्ड लेबर कर सके, और इनमें से काफी हार्ड लेबर्स लो कास्ट से ही होती थी। तो इन लोगों को ना पुअर को जो कि लो कास्ट से आते थे ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखा ताकि वो जो अपर कास्ट लैंड ओनर्स होते थे ना उनके शोषण से बच सके और जो को ह्यूमिलिएशन सहन करनी पड़ती थी। हु कुड प्रोड्यूस शूज, तो देखो लेदर वर्कर्स जो थे उनको, क्योंकि देखो वो ट्रेडिशनली इसी काम में लगे हुए थे कि उनको डेड एनिमल्स पे थोड़े से अपने ऑक्यूपेशंस करने हैं जिनको डर्टी माना जाता है, पोल्यूटिंग माना जाता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना देखो काफी ह्यूज डिमांड थी आर्मीज में शूज के लिए। तो देखो कास्ट प्रेजुडिस जो थे लेदर वर्क को लेकर, तो इसका मत इनके अकॉर्डिंग तो ट्रेडिशनली लेदर वर्कर्स ही ये काम कर सकते हैं। शू मेकर्स फिर देखो सप्लाई भी करते थे आर्मी को शू, तो इनसे इनको अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाता था और अच्छा दाम भी ले लेते थे वो। दूसरी भी जॉब्स थी जैसे आर्मी हो गई, आर्मी अपॉर्चुनिटीज देती थी। काफी जो माहर पीपल थे ना, माहर लोग, वो जिनको अनटचेबल माना जाता था उनको माहर रेजिमेंट में जॉब मिल गई। बी आर अम्बेडकर के फादर जो कि दलित मूवमेंट के फाउंडर थे ना, लीडर थे, दलित मूवमेंट के लीडर, वो भी आर्मी स्कूल में ही पढ़े हैं। नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम, देखो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1829 की बात है ये, अनटचेबल्स को ना गवर्नमेंट स्कूल्स में आना अलाउड नहीं था। तो इनमें से जब कुछ ने काफी विरोध किया ना फिर भी इनको क्लासरूम के बाहर वरांडा में लेसन सुनने का अधिकार थोड़ा सा अलाउ कर दिया था, इस तरह से कि ये क्लास के अंदर आके जहाँ पर अपर कास्ट बच्चे पढ़ रहे हैं ना उधर पोल्यूट ना करे। डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, तो देखो समय के साथ 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में ना नॉन ब्राह्मण कास्ट के जो लोग होते थे उन्होंने अलग अलग मूवमेंट्स बनाने शुरू कर दिए ताकि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट या फिर के अगेंस्ट बोले और सोशल इक्वालिटी और जस्टिस मांगते थे वो। सतनामी मूवमेंट जो कि सेंट्रल इंडिया में था ना, इसको घासीदास इन्होंने फाउंड किया था। तो ये जो लेदर वर्कर्स होते थे ना उनके लिए काम करते थे और उनका सोशल स्टेटस उठाना इनका मकसद था। तो ईस्टर्न बंगाल में भी देखो हरिदास ठाकुर मटुआ जो थे, हरिदास ठाकुर मटुआ सेक्ट, ये भी चंडाल कल्टीवेटर्स के लिए काम करते थे। हरिदास का क्वेश्चन था ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के को लेकर जो कि कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते थे, उसको क्वेश्चन कर दिया इन्होंने। तो देखो प्रेजेंट डे केरला में एक गुरु जो थे एजावा कास्ट थे, श्री नारायण गुरु, उन्होंने भी देखो जो लोगों में एकता होनी चाहिए ना उनके आइडियल्स को स्थापित किया, बात की उनकी। उनका कहना था कि लोगों को ना कास्ट डिफरेंसेस के बेसिस पर अनइक्वली ट्रीट करना बहुत गलत है।
उनके अकॉर्डिंग सारा जो ह्यूमन काइंड है ना वो सेम कास्ट से बिलोंग करता है। उनकी एक काफी फेमस स्टेटमेंट है, ओरू जाति ओरू मातम ओरू दैवम मनुष्यानु, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। तो ये जितने भी सेक्ट्स थे ना जिनको इन लीडर्स ने बनाया था, जो कि नॉन ब्राह्मणिकल कास्ट के थे, ये सब साथ में काम करते थे। उनकी कोशिश ये थी कि ये जो हैबिट्स और प्रैक्टिसेस चलती आ रही है ना डोमिनेंट कास्ट की, इनको थोड़ा कम करे या रोक दे, खत्म करे। इन्होंने काफी कोशिश की इस तरह से कि एक सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम आ जाए सबऑर्डिनेट कास्ट में, थोड़ी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह। गुलामगिरी एक काफी फेमस मोस्ट वोकल हुए इनमें से, जो कि लो कास्ट लीडर्स थे ना उनमें काफी फेमस हुए ज्योतिराव फुले। इनका जन्म हुआ था 1827 में। ये पढ़े एक स्कूल में जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने सेटअप किया था। तो जब ये बड़े होते जा रहे थे ना, इनके आइडियाज बनते जा रहे थे कि कास्ट सोसाइटी में इतने इनजस्टिस क्यों है। तो इन्होंने देखो सीधा इन्होंने ब्राह्मण्स पर अटैक कर दिया, ऐसा कहते हुए कि ये ना अपने आप को सुपीरियर क्लेम करते हैं क्योंकि ये आर्यंस है। तो फुले ने आर्ग्यू किया कि आर्यंस जो थे ना वो फॉरेनर्स थे, जो कि इस सब कॉन्टिनेंट में बाहर से आए हैं, और जो सब कॉन्टिनेंट में पहले से रहते थे इनको हराकर सब्जुगेट किया, मतलब अपने अधीन किया जो इधर रहते थे उनको। तो आर्यंस ने अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए हारे हुए लोगों पर, हारी हुई पॉपुलेशन को इंफीरियर समझना शुरू किया एज लो कास्ट पीपल। तो फुले के अकॉर्डिंग अपर कास्ट के जो लोग हैं ना उनको तो लैंड का अधिकार ही नहीं है, पावर का भी अधिकार नहीं है। वास्तव में ये लैंड इसके इंडिजीनियस पीपल, मतलब जो पहले से रहते थे, उनसे बिलोंग करता है, जिन्हें आप लो कास्ट कहते हो। तो फुले ने कहा कि जो आर्यन रूल था ना इससे पहले बल्कि एक गोल्डन एज थी, जहां पर वॉरियर्स और पीजेंट्स जो थे वो खेती करते थे और मराठा कंट्री साइड को अच्छे तरीके से रूल करते थे। उन्होंने कहा कि शूद्रास जो कि लेबरिंग कास्ट है और अति शूद्रास जिनको अनटचेबल माना जाता है, उनको साथ में यूनाइट होना चाहिए ताकि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करे। सत्य शोधक समाज ये एक एसोसिएशन है जिसको फुले ने ही फाउंड किया। ये भी कास्ट इक्वालिटी को, समानता को प्रोपोगेट करती थी। फुले जो थे ना ये एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म जो था ना उसके भी काफी क्रिटिकल थे। ये जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म अपर कास्ट के लीडर प्रमोट करते थे। उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण्स जो है ना उन्होंने अपने धर्म की तलवार इस तरह से छुपा ली है जिसकी धर्म की तलवार से वो लोगों की समृद्धि काटते हैं, और अब खुद को इस देश का देशभक्त दिखा रहे हैं। वो एडवाइस देते हैं हम शूद्रों को, मुस्लिमों को, पारसीस को कि आप सब आपस में लड़ने की बजाय एक हो जाओ और कंट्री के लिए लड़ना शुरू कर दो, और फिर इससे हमारा कंट्री प्रोग्रेस करेगा। तो फूले का कहना था इससे कंट्री प्रोग्रेस करे या ना करे, ब्राह्मण्स का पर्पस जरूर प्रोग्रेस करेगा। और फिर जब हो जाएगा ये सब, फिर से मैं वही तुम वही। तो इस तरह से वो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म जो था ना उसके भी क्रिटिकल थे। 1873 में फुले ने एक बुक लिखी, गुलामगिरी। गुलामगिरी का मतलब ही होता है स्लेवरी। तो देखो इससे कुछ 10 साल पहले ना अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी, तो इसके कारण अमेरिका में स्लेवरी खत्म हो गई थी। तो फुले ने अपनी बुक को उन्हीं अमेरिकन को डेडिकेट कर दिया जो कि स्लेव्स को फ्री कराने के लिए लड़े थे। तो इस तरह से उन्होंने इंडिया के लो कास्ट और अमेरिका के स्लेव्स के बीच लिंक बनाया था। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। 1927 में अम्बेडकर कहते हैं कि हमें ना टंकियों पर जाके प्रूव करना पड़ता है कि हम दूसरों की तरह ही है, हम भी ह्यूमन बींग्स है। हिंदू सोसाइटी को ना रीऑर्गेनाइज हो जाना चाहिए दो प्रिंसिपल्स को लेकर, इक्वालिटी और कास्टिज्म ना हो। तो इस एग्जाम्पल में देखो जैसे दिखाया हुआ है कि फुले ने ना कास्ट सिस्टम, मतलब सिर्फ कास्ट बेस्ड विरोध नहीं, उन्होंने हर तरह की इनइक्वालिटी की हर फॉर्म का विरोध किया। वो देखो अपर कास्ट वुमेन की दुर्दशा को लेकर भी काफी वो चिंतित थे। लेबरर्स जो थे उनकी दुर्दशा को लेकर भी, और जो लो कास्ट का शोषण हो रहा है उसको लेकर भी फुले चिंतित थे। इस मूवमेंट के कारण देखो रिफॉर्म्स आते गए 20th सेंचुरी में। जो जैसे अदर दलित लीडर्स हुए, जैसे भीमराव अंबेडकर वेस्टर्न इंडिया में हुए या ईवी रामास्वामी नायकर हुए साउथ में, इन्होंने इस मूवमेंट को चलाया। हु कुड एंटर टेम्पल्स। तो देखो अंबेडकर का जन्म हुआ था एक माहर फैमिली में, एक बच्चे की तरह। जब ये छोटे थे ना इनको काफी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सहन करना पड़ता था। स्कूल में भी उनको फोर्स किया जाता था कि वो क्लासरूम के बाहर ग्राउंड पे बैठे, और उस टैप में से पानी भी नहीं पी सकते जहाँ पर अपर कास्ट चिल्ड्रन पीते हैं। और फिर देखो जब इनका स्कूल खत्म हो गया इनको एक फेलोशिप मिली, फिर ये यूएसए में गए हायर स्टडीज के लिए। तो जब ये वापस आए ना 1919 में, इन्होंने काफी लिखा है अपर कास्ट पावर के विरोध में। 1927 में अंबेडकर ने ना एक टेंपल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें माहर कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेट करते थे। तो ब्राह्मण प्रीस्ट जो थे ना
ये काफी गुस्साए हुए थे कि दलित वो पानी पीते हैं जो कि टेम्पल टैंक का है, यूज करते हैं। तो अंबेडकर ने ऐसे 3 मूवमेंट चलाई है टेम्पल एंट्री के लिए 1927 से 1935 में। उनका एम ये था कि सभी को एक बार कास्ट प्रेजुडिसेस जो बने हुए हैं ना सोसाइटी में, इनकी पावर्स दिख जाए, इनके कारण जो दिक्कतें हैं वो सब समझ आ जाए। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये इनिशिएटिव यूजुअली नॉन ब्राह्मण कास्ट लेती थी जिनको थोड़ा एजुकेशन वेल्थ या इन्फ्लुएंस मिल गया है। इनका कहना था कि ब्राह्मण्स जो है ना वो आर्यन इन्वेडर्स के हेयर्स है, मतलब बच्चे हैं जो कि नॉर्थ से आए हैं, और इन्होंने सारा साउदर्न लैंड जो है ना उसको कॉन्कर कर लिया गया है। इसको कॉन्कर कर लिया है इसके ओरिजिनल इनहेबिटेंट से, जो कि ओरिजिनल इंडिजीनियस द्रविडियन रेसिस है। तो उन्होंने ब्राह्मणिकल क्लेम्स जो है ना पावर्स के, उनको भी चैलेंज किया। तो ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियर कह लो, ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, और जीवन के शुरुआती काल में ना ये एक सन्यासी थे, और काफी डीपली इन्होंने संस्कृत स्क्रिप्चर्स पढ़ी है। फिर बाद में ये कांग्रेस के मेंबर बन गए, और फिर थोड़ा चिढ़ के इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। जब देखो एक दावत हुई थी जिसमें नेशनलिस्ट बैठे थे, तो सीटिंग अरेंजमेंट में ना काफी कास्ट डिस्टिंक्शंस को फॉलो किया गया था। लोअर कास्ट वालों को थोड़ा दूर बिठाया था अपर कास्ट वालों से, तो इससे इनको दिक्कत हुई थी, चिढ़ हुई थी, तो इन्होंने छोड़ दी कांग्रेस। तो इनका कहना था कि जो अनटचेबल्स है ना उनको अपनी इज्जत के लिए लड़ना चाहिए, थोड़ी डिग्निटी के लिए। तो पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, पेरियार फाउंडेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इनका कहना था, इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो अनटचेबल्स है ना वो तो असली तमिल या द्रविडियन कल्चर के अपहोल्डर्स है, जिसको वास्तव में ब्राह्मण्स ने सब्जुगेट किया हुआ है, अधीन किया हुआ है। उन्हें लगा कि ये जो रिलीजियस अथॉरिटीज है ना, ये सोशल रिलीजियस अथॉरिटीज जितने भी सोशल डिविजन या इनइक्वालिटीज है ना, ये सब गॉड गिवन है। तो अनटचेबल्स को जब अगर खुद को मुक्त कराना है, तो उनको सबसे पहले रिलीजन से ही मुक्त होना पड़ेगा, ताकि उनको सोशल इक्वालिटी मिल जाए। पेरियर जो थे ना वो हिंदू स्क्रिप्चर्स को काफी विरोध करते थे, स्पेशली जो कोड्स ऑफ मनु है उनको, एंशियंट लॉगिवर मनु, भगवत गीता रामायण का भी विरोध करते थे। इनका कहना था कि ये जो टेक्स्ट है ना, ये सब टेक्स्ट को ब्राह्मण्स यूज करते हैं ताकि वो अपनी अथॉरिटी लोअर कास्ट पे स्थापित कर सके, और मैन वुमेन के ऊपर अपनी डोमिनेशन स्थापित कर सके। ये सब जो असर्शंस थी अनचैलेंज तो गई नहीं, जैसे इन्होंने भी कह दिया था ये सब धर्म के अगेंस्ट या फिर स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट, अनचैलेंज तो गई नहीं। तो ये जो स्पीचेस होती थी, राइटिंग्स होती थी लोअर कास्ट लीडर की, इसके कारण जो अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर थे ना उनको जो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता था, तो उसके कारण देखो हिंदू सोसाइटी ने भी रिएक्ट किया है, सनातन धर्म सभा बनाकर। भारत धर्म सभा बनी थी नॉर्थ में, और दूसरी भी एसोसिएशंस जैसे कि ब्राह्मण सभा बंगाल में बनी। तो इनका देखो ऑब्जेक्टिव था कि जो कास्ट डिस्टिंक्शंस है ना, ये बताना चाहते थे कि ये कास्ट डिस्टिंक्शंस है ना ये हिंदुज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब स्क्रिप्चर्स में दिखाई हुई है। तो डिबेट्स या स्ट्रगल्स कास्ट को लेकर तो आज भी चलते ही रहते हैं, कॉलोनियल पीरियड में भी चलते थे। पेरियर क्या लिखते हैं देखो वुमेन पे, तो जैसे ये वर्ड्स है ना थारा मुकुर्तम, तो इस तरह के शब्द जो है ना इन्हीं के कारण वुमेन जो है अपने हस्बैंड की पपेट बन के रह गई है। ऐसे ही फादर्स मिलते हैं इन बेटियों को कि जो अपने जो इनके हस्बैंड को इनको इस तरह से गिफ्ट कर देते हैं कि अब वो इनके हस्बैंड की है। तो ये सब जो हो रहा है ना ये वास्तव में संस्कृत से एसोसिएशन के कारण हो रहा है। ऑर्गेनाइजिंग द रिफॉर्म, तो देखो तो ब्रह्मो समाज को बनाया गया था 1830s में। तो ये सभी फॉर्म की आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा या फिर सेक्रीफाइसेस को विरोध करता है, प्रोहिबिट करता है, और उपनिषद्स में मानता है, और अपने मेंबर्स को ना दूसरे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करने से मना करता है ब्रह्मो समाज। इसका क्रिटिकल व्यू द आइडियल्स ऑफ, ये जो ज्यादातर मतलब हिंदुज्म या क्रिश्चियनिटी की नेगेटिव और पॉजिटिव डायमेंशंस को देखते हैं ब्रह्मो समाज वाले। डिरोजियो एंड यंग बंगाल, तो देखो हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो ये एक टीचर थे हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1820s में। तो इन्होंने रेडिकल आइडियाज को प्रमोट किया, और उनके पीपल्स को एक अथॉरिटी को क्वेश्चन करने को एनकरेज किया। तो इनको देखो यंग बंगाल मूवमेंट में इनके जो स्टूडेंट्स थे ना उन्होंने ट्रेडिशन और कस्टम को अटैक किया, और डिमांड किया एजुकेशन वुमेन के लिए, और थॉट और एक्सप्रेशन की फ्रीडम के लिए भी कैंपेन किया। रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंदा, तो देखो रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो रामकृष्ण मिशन भी इन्हीं के नाम पर है।
स्वामी विवेकानंद, इनका ओरिजिनल नाम है नरेंद्र नाथ दत्ता। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की सिंपल टीचिंग्स को अपनी मॉडर्न आउटलुक से कंबाइन करके पूरे विश्व में फैलाया है। तो देखो, इनको सुनने के बाद वर्ल्ड पार्लियामेंट्स ऑफ रिलीजियंस एट शिकागो, मतलब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में इनको सुना था शिकागो में 1893 में। तो न्यूयॉर्क हेराल्ड ने ऐसा रिपोर्ट किया कि अब हमें फील हो रहा है कि हम इतने एक लर्न नेशन में मिशनरीज भेज रहे हैं। स्वामी विवेकानंद पहले इंडियन थे मॉडर्न टाइम के जिन्होंने फिर से प्री एमिनेंस वेदांता फिलोसफी को पूरे ग्लोबल स्केल पर मतलब फिर से दर्शाया था। तो जो देश के लोगों की गरीबी थी ना, इनसे स्वामी विवेकानंद को काफी दुख होता था। उनका मानना था कि एक रिफॉर्म जो है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि पूरे मासेस का बेनिफिट हो। तो इसलिए उनकी पूरी एक कॉल थी इंडिया के लोगों के लिए कि आप ये जो रिलीजन ऑफ द किचन है ना, इससे बाहर आओ और साथ आकर देश की सेवा करो। तो इस तरह की बात उन्होंने कहकर एक पूरा अच्छा सा कंट्रीब्यूशन किया था नेशनलिज्म ऑफ इंडिया में। उनकी जो नेशनलिज्म की थोड़ी सेंस थी ना, वो काफी नैरो नहीं थी। वो जो प्रॉब्लम्स थी ना उस टाइम के, जो लोग फेमस कर रहे थे, मानवता फेमस कर रही थी, उसको तभी निकाला जा सकता था उनमें से जब पूरा का पूरा पूरे वर्ल्ड के नेशन साथ में आकर काम करें। तो इसीलिए जो उनका एग्जोटेशन था, मतलब जो उनकी बात थी ना, वो ये थी कि पूरा यूथ जो है ना, वो एक कॉमन स्पिरिचुअल हेरिटेज के बेसिस पर यूनाइट हो जाए। तो इस बात में देखो, वो पूरी तरह से एकदम जो द सिंबल ऑफ न्यू स्पिरिट एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द फ्यूचर बन गए थे। मतलब कि एक नई स्पिरिट, नई ऊर्जा के सिंबल, और ये जो फ्यूचर है उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत, स्ट्रेंथ का स्रोत बन गए थे। द प्रार्थना समाज, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1867 में बॉम्बे में। प्रार्थना समाज का ऑब्जेक्टिव था कि कास्ट रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है और चाइल्ड मैरिज को हटाना है और वुमेन एजुकेशन को एनकरेज करना है, और ये जो विडो रिमैरिज है ना, इस पर से बैन हटाना है। प्रार्थना समाज के रिलीजियस मीटिंग्स जो थी ना, इसमें हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन टेक्स्ट देखे जाते थे। द वेदा समाज, इसको एस्टेब्लिश किया गया था मेड्रॉस में 1864 में। तो वेदा समाज को जो था वो ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड था, और वेदा समाज भी काम करता था कास्ट डिस्ट्रिक्शंस हटाने में और विडो रिमैरिज, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने में। वेदा समाज के मेंबर्स एक गॉड में मानते थे, और जितनी भी सुपरस्टिशंस या रिचुअल्स थी ना ऑर्थोडॉक्स हिंदुज्म की, उसको क्रिटिसाइज करते थे। दी अलीगढ़ मूवमेंट, तो जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था ना, उस जिसको फाउंड किया था सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में। बाद में यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। तो ये जो इंस्टीट्यूशन था ना, इधर मॉडर्न एजुकेशन दी जाती थी, वेस्टर्न साइंस भी दी जाती थी मुस्लिम्स को। तो अलीगढ़ मूवमेंट जो था ना, जैसा कि इसके नाम से, इसका काफी इम्पैक्ट था एजुकेशनल रिफॉर्म्स पर। द सिंह सभा मूवमेंट, तो देखो ये रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है सिख की। तो जो पहली सिंह सभा है ना, वो बनी थी अमृतसर में 1873 में, और लाहौर में 1879 में बनी है। तो सभा का मकसद ये था कि ये सिखिज्म जो है ना, इसको सुपरस्टिशन से फ्री कर दिया जाए, कास्ट डिस्टिंक्शन या प्रैक्टिसेस जो कि नॉन सिख उनको दिखती है उससे फ्री कर दिया जाए। उन्होंने सिक्स में एजुकेशन को प्रमोट किया और मॉडर्न इंस्ट्रक्शंस और सिख टीचिंग्स को कंबाइन करने की कोशिश की है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू।